कक्षा 12वीं हिंदी विषय स्वाति के अंतर्गत इसके जो पाठ हैं गद्य खंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज हम गद्य खंड में, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी को आगे हम पढ़ाएंगे। नए मेहमान जो पाठ हम पढ़ रहे थे गद्य खंड का, उसी को हम और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे जो गद्य खंड है हमारा, है ना, नए मेहमान, उसके ही प्रश्नोत्तर और उसके जो गद्यांश उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले समझाया था नए मेहमान, और हमने बताया था कि एक ऐसे परिवार की मतलब घटना है, एक ऐसे कि जिसमें अचानक से मेहमान आ जाते हैं और उनको मालूम नहीं चलता है ना। तो किस प्रकार से हमने जो पूरा आपको डिटेलिंग इसमें विस्तार से समझाया था, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और उसमें जो दिए हुए हैं और आगे के पद्यांश उनको समझते हैं। जैसे दूसरा दिया है, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ ही देंगे, थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। अब जो संदर्भ था वो मैं पहले था कि ये प्रस्तुत जो मतलब गद्यांश है वो हमारे उदय संकट भट्ट जी द्वारा रचित नए मेहमान से लिया गया, यह आपको मैं पहले बता चुकी। प्रसंग चलिए देखिए कौन सा चल रहा है। प्रसंग में विश्वनाथ बाबूलाल नन्हेमल से खाने के लिए पूछते हैं और वे तुरंत तैयार भी हो जाते हैं, है ना। अब व्याख्या क्या है कि बाबूलाल विश्वनाथ से जी से कहते हैं, बाबूलाल विश्वनाथ से कहते हैं कि खाना तो खाएंगे, चाहे रोटी ही क्यों ना हो, खाने को तो बहुत कुछ खा लेंगे, इस समय तो पेट भरने से मतलब। यहाँ पर आप लोगों को तकलीफ देने थोड़ी ना आए हैं, खाना तो पेट भरने के लिए चाहिए, भले ही पूरी सब्जी हो या दाल रोटी हो, कल देखे, मतलब कल जो खाना होगा वो कल बताएंगे। ये बातों की चालाकी से न सिर्फ अपनी पसंद बता रहे हैं, बल्कि दूसरे दिन के खाने का प्रबंध भी करें कि भाई देखो आज तो हमें जो मिल रहा खा लेंगे, कल जो हमें खाना होगा वो कल को बताएंगे। इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि ये पारिवारिक एक बहुत अच्छे एकांकी है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जो परिवार में जिस तरीके से कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं बड़े शहरों में, और जब नहीं हो पाता अपने सुख साधन, तो किस प्रकार से व्यक्ति उसकी समस्याओं का समाधान करता है। और यहाँ तो फिर मेहमान जो है अचानक ही आ गए, है ना। अब विशेष क्या है इसमें कि बाबूलाल की बात प्रभुता का यहाँ पर प्रदर्शन है, ठीक। दूसरा, वाक्यांशों के द्वारा कविता का आनंद व भावों की गहराई परिलक्षित होती है। इस प्रकार से जो ये गद्यांश है उसका ये संदर्भ, प्रसंग और जो विषय व्याख्या और जो विशेष है वो मैंने आपको समझाया, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं कई बार। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। इस प्रकार आपको इसको खूब अच्छे से क्या करना है बच्चों, घर में पढ़ना भी है और याद करना है, इसको समझना है। अब इसमें दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न ना, कि रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है, याद करना है। चूंकि उसका घर छोटा, घुटन वाला तथा जीवन की सुविधाओं से रहित जेल खाने की किसी कोठरी जैसा है, अतः वह घर को जेल खाने की संज्ञा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर दूसरा, मैंने आपको बताया रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बड़े शहर मतलब छोटा घर है, उसमें रहते बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा घुटन होती है, सुविधाओं की मतलब कमी है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई जेल खाना, इसलिए वो है किसी जेल खाने की कोठरी जैसा है, इसलिए वो है उसको जेल खाने की संज्ञा प्रदान करती। प्रश्न दूसरा, मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित है। उत्तर, छोटा मकान व भयंकर गर्मी के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित है कि ऐसे में कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। देखिए, भयंकर गर्मी के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित है कि कहीं कोई मेहमान ना आ जाए, तो ये उसके मन में है। प्रश्न नंबर तीसरा, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए, रेवती के इस कथन का आशय बताइए। ये मतलब वो उसके मन में भी है कि भैया ऐसा ना हो कि वैसे इतनी गर्मी पड़ी है, रहने को जगह नहीं है, सुविधाएं नहीं है, एक ही कमरे में सब हैं, कहीं आसपास भी ऐसा कोई नहीं है कि जो सहयोग करे, मदद करे, है ना। और ऐसे में मान लो कोई आ जाए तो फिर उसके लिए क्या दिक्कत होगी। तो उत्तर, रेवती गर्मी से क्या है परेशान, रेवती किस चीज से परेशान है, गर्मी से। साथ ही घर में सोने के स्थान का भी अभाव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कमरा कैसा है, छोटा है, बनता ही नहीं है उसमें सोते, और ऐसे में वो बार बार सोचे कोई मुसीबत ना आ जाए। इसी चीज से विश्वनाथ जी भी आशंकित है कि कहीं कोई समस्या ना हो जाए। किसी मेहमान के आने की संभावना की आशंका से ग्रसित हुआ कहती है कि ऐसे में कोई मेहमान
किस शहर से आए थे? ये बेटा हमेशा पूछा जाता, तो नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। किस शहर से आए थे? बिजनौर शहर से। नन्हेमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे? नन्हेमल और बाबूलाल कविराज रामलाल वैद्य के घर जाना चाहते थे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं, परीक्षाओं में आते ही हैं। आपको अच्छे से इनको क्या करना बच्चों, याद करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा वो था दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अभी हमने जो पढ़ा वो था अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब पढ़ेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला है, गर्मी से बेहाल विश्वनाथ और रेवती के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है कि गर्मी से बेहाल विश्वनाथ कहते हैं कि बड़ी गर्मी है, बंद कमरों में रहना कठिन है, मकान भट्टी बना हुआ है। और रेवती क्या कहती है कि पत्ता भी नहीं हिलता, घड़े का पानी भी ठंडा नहीं होता। वह घर को जेल खाना कहती है। पति से बर्फ लाने के लिए कहती है। पति का कथन क्या रहता है कि नया मकान मिलता ही नहीं, पड़ोसी छत को छूने तक नहीं देते, दोनों आंगन में सोने के लिए बहस के साथ आशंकित हैं। ऐसे में कोई मेहमान आ जाए तो इस गर्मी में उनके लिए अनेक चिंताएं मुसीबतें खड़ी कर दे, ऐसा वो मतलब जो है कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? विश्वनाथ और रेवती दोनों अपने शब्दों में कह रहे हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, ये प्रश्न नंबर पहला था, नन्हेमल बाबूलाल स्टेशन से सीधे विश्वनाथ के घर क्यों पहुंचे? उत्तर, नन्हेमल बाबूलाल अपना परिचय इधर की बातों से जोड़कर बताते हैं। इस घटना से झुंझलाकर विश्वनाथ पूछते हैं कि क्या आपने कोई चिट्ठी लाए? तब नन्हेमल कहते हैं कि संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड पर चले जाना, वहां कृष्ण, कौन सी गली? कृष्ण गली, ध्यान से क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और बिना नाम पूछे दरवाजा खटखटा दिया और गृह स्वामी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वे लोग उनके पीछे पीछे घर में घुसते ही चले आ रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार समझाया कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न परीक्षा में लिखने के लिए आपको आते हैं, तो आप इनको समझिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गर्मी से बेहाल विश्वनाथ रेवती संवाद को अपने शब्दों में लिखना है। नन्हेमल और बाबूलाल स्टेशन से विश्वनाथ घर क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको किसी ने बता दिया था कि आप सीधे सीधे, किसने बता दिया था? तब नन्हेमल ने कहा कि संपत राम। अब ये ध्यान से, ये शब्दों को ध्यान से समझिए, कौन सी गली? कृष्ण गली। किसने बताया? संपत राम ने। इस प्रकार से बच्चों आपको ये सब चीजों को ध्यान में रख के याद प्रश्न उत्तरों को क्या करना है? याद करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं और कौन से इसमें दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर ये तीसरा, ठीक है ना, नन्हेमल ने बिजनौर के किन संदर्भों पर उल्लेख विश्वनाथ से किया? तो उत्तर देखिए, समझिए इसका उत्तर क्या है। अपना परिचय देते हुए नन्हेमल ने कहा कि बिजनौर निवासी लाला संपत राम, है ना, बिजनौर में कौन निवासी था? लाला संपत राम, जो उनके चाचा हैं, विश्वनाथ के बड़े प्रशंसक हैं, विश्वनाथ ने कई बार मिल चुके हैं। दूसरे नन्हेमल नजीबाबाद में सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ मिले। जगदीश प्रसाद बिजनौर में से एक चीनी की मिल खोलने जा रहे हैं। इस प्रकार मेहमान परिचय अपरिचय के सेतु के दोनों सिरों के परिचय के संदर्भ में जोड़ने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिए अगला, नन्हेमल बाबूलाल के सही स्थान पर ना पहुंचने का भेद तब कब खुला? ये आता है कई बार। विश्वनाथ नन्हेमल बाबूलाल से पूछते हैं कि जिसके यहाँ आपको जाना है, संपत राम ने उनका नाम तो बताया होगा, तब वे दोनों कविराज का नाम बताते। किसका नाम बताते हैं? कविराज का नाम बताते। इस पर विश्वनाथ कहते हैं कि मैं तो कविराज नहीं हूँ, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों एक साथ चिल्लाते, हाँ हाँ वही, हम कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ आए थे। इस प्रकार सही स्थान पर ना पहुंच पाने का भेद उनका क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो ये प्रश्न जो है आते हैं बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि जब कब खुला, ये प्रश्न पूछा गया, एग्जाम में भी आता है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या करते जाएं, तैयार करते जाएं एग्जाम के लिए, तैयारी करते चलिए आप लोग और समझ लीजिए उसको बहुत अच्छे से। अब है प्रश्न नंबर कि रेवती का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रेवती के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ पर रेवती के चरित्र की दो विशेषताएं लिखी। जैसा कि मैंने आपको आगे के प्रश्न उत्तरों में समझाया बताया, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नए मेहमान की एक प्रमुख पात्र रेवती है। एक नए मेहमान के प्रमुख पात्र कौन है? रेवती। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित क्या एकांकी कौन सी है? नए मेहमान। जो इस एकांकी का
बच्चों। तो साथ ही वह मध्यम वर्गीय परिवार की गृहस्वामिनी का प्रतिनिधित्व भी करती है। कौन करती है? मध्यम वर्गीय परिवार की गृहस्वामिनी का प्रतिनिधित्व रेवती। किस पाठ में? नए मेहमान। किसके द्वारा लिखा गया? उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा। सबसे पहले उसकी जो विशेषताएं हैं, जो चरित्र चित्रण के सबसे आता पहला, पतिव्रता अनेक अभावों के मध्य तथा गर्मी के कारण झुंझलाते हुए भी वह पति की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है। वह पति की आज्ञा का पालन भी जानती है और भीषण गर्मी में स्वयं आंगन में सोने के लिए कहती तथा पति को ऊपर छत पर भेज देती है। सोचती है रात में नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है, मेरा क्या, मैं पड़ी रहूंगी। इस प्रकार मतलब है पति से बहुत प्रेम करती है। दूसरा आता है फिर दिया इसमें कि परिवार की जो है समस्याओं से फिर एक और भीषण गर्मी तो दूसरी ओर मकान का छोटा सा घुटन वाला होना, बच्चों की बीमारी या बिजली के पंखे का ना चलना, नल में पानी, जैसे हमने बताया परिवार की जो समस्याएं होती हैं, ना आना, ये सब परेशानियां व्यक्ति को खिन्न स्वभाव वाला बना देती। तब वह कह उठती है ना जाने कब इस जेल खाने में सड़ना होगा, कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। तीसरा है आतिथ्य सेवा भाव से रहित, है ना। अपरिचित मेहमान के आने पर वो झुंझला जाती है तथा खाना बनाने की बात पर तुनक जाती है ना। कौन? रेवती। खिसियाकर पति से कहती है दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। फिर खाना बनाना, इसके लिए और समय आखिर कहाँ से मतलब आए कहाँ से हैं। इस प्रकार रेवती आतिथ्य सेवा भाव से रहित है। इसे मुसीबत समझकर तुनक मिजाज भी क्या हो जाती? बन जाती है। ये हम किसका चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं? यहाँ पर यह विशेषता पढ़ रहे हैं रेवती के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पर चौथा कि पड़ोसियों के अशिष्ट व्यवहार से दुखी। रेवती पड़ोस के स्त्रियों का जो व्यवहार है अच्छा नहीं था। विशेष रूप से लाला की पत्नी बहुत लड़ाकू थी। किसकी पत्नी? लाला। और पति से कहती थी क्या फायदा, अगर लाला मान भी ले तो वह दुष्टा नहीं मानेगी, बड़ी डायन औरत है। इस प्रकार से मतलब शब्द आए। फिर आएगा पांचवा, अपने पराये में भेद। अपरिचित मेहमान के आने पर उसके सिर में दर्द होता है और वह खाना नहीं बना सकती, लेकिन जैसे इसका भाई आता है उसमें उत्साह की लहर भर जाती है। सिर का दर्द ठीक हो जाता है, भाई को बिना खाना खाए सोने नहीं देती, बर्फ और मिठाई मंगवाती है, वह अपने तथा पराये के मध्य भेद रखती है। छठवां है कि अंधविश्वासी। क्या आएगा? अंधविश्वासी। जो मैं आपको रेवती के चरित्र की विशेषताएं बता रही हूँ। रेवती संकुचित विचारधारा की, किस विचारधारा की? संकुचित। बच्चों को पड़ोसी की छत पर सोने नहीं देना चाहती, उसके बजाय बच्चों को गर्मी में ही सुलाती। इस प्रकार रेवती में एक और कुछ अच्छाइयां हैं तो दूसरी ओर कुछ कमियां भी हैं। समग्र रूप में रेवती एक मध्यम वर्गीय नारी के गुणों से युक्त है। इस प्रकार ये रेवती के उसकी विशेषता। और भी प्रश्न है जो आते हैं, पूछे जाते हैं कि एकांकी के आधार पर महानगरीय आवास समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए अथवा नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास समस्या पर। ये दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है के रूप में आपसे आ सकते हैं पेपर में और पूछे जाते, तो इनको भी आपको क्या करना है बेटा, पाठ में से ही आपको तैयार करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। फिर है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आते हैं जो पाठ के पीछे दिए हैं, आप इनको सबको पढ़िए, यही आते हैं। जैसे आग बरसाना, चौपट हो जाना, पेट में चूहे कूदना, खून का घूंट पीना, है ना। इसका उत्तर शब्द आग बरसाना, वाक्य का प्रयोग जेठ मास की दोपहरी में आसमान से आग बरसने लगती है, ठीक है ना। शब्द चौपट हो जाना, वाक्य प्रयोग शहर में बाढ़ आने से लोगों के काम धंधे क्या हो गए? चौपट हो गए। फिर शब्द पेट में चूहे कूदना, वाक्य प्रयोग राजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम होते होते उसके पेट में चूहे कूदने लगे। फिर खून का घूंट पीना, तो वाक्य का प्रयोग क्या है? वह अपने पिताजी का अपमान होता देखकर भी खून के घूंट पीकर रह गया। इस प्रकार से बच्चों आपको इनको सबको क्या करना है? बहुत अच्छे से याद करना है जो आपके इसमें दिए हुए, ठीक है। इसके बाद है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द, ये आता है, ये पूछे भी जाते हैं 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यात्रियों के ठहरने का स्थान क्या आएगा? ये उत्तर दिया हुआ है धर्मशाला, ठीक। जिसके आने की तिथि ना मालूम, अतिथि। आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज करने वाला क्या आएगा? वैद्य। कविता रचने वाला कौन? कवि। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को की सही वर्तनी लिखिए, ठीक है ना। तो पहला जैसे दिया है जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे, क्या ये शब्द सही है? शब्द सही नहीं तो क्या आएगा? यहाँ देखिए उत्तर दिया है, सबसे पहला आएगा पहले का जीवन।
दूसरा क्या है, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र होते, ये शब्द जो दिया हुआ देखिए है ना, तो क्या आएगा, ये शब्द सही है, साहित्यिक, है ना, ये शब्द सही है। तीसरा बात, पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है, ये शब्द क्या है, सही है गलत, तो गलत, तो ये सही शब्द क्या आएगा, स्त्री। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्या, ये बर्दाश्त सही है, नहीं, बर्दाश्त है ना, ये शब्द सही है, तो ये सही आएगा। इस प्रकार से आपको इसको करना है। चलिए आगे। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको यहाँ पर जो नए मेहमान पाठ थे एकांकी, उसको आपको पढ़ाया, उसके गद्यांश और उसके जो भी प्रश्नोत्तर थे, पाठ का जो सारांश था मैंने समझाया। और इस प्रकार से आपको उनके क्वेश्चन आंसर तैयार करना है बच्चों, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, परीक्षा के लिए आप बहुत अच्छी तैयारी करिए। और जैसे मैंने कहा अति लघुत्तरी है ना, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और जो मुहावरे वगैरह दिए रहते हैं, सही शब्दों का चयन है ना, ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं बहुविकल्पी के रूप में या प्रश्न नंबर 2 मतलब 2 नंबर 3 नंबर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दीर्घ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, ये भी जो प्रश्न है इनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार एग्जाम के लिए करना है। बच्चे पढ़ते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।